हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूशन वाला। तो लास्ट टर्म पे हम लोग अपने मोमेंट ऑफ फोर्स से रिलेटेड अपनी थ्योरी को हमने कवर किया था। वहां पर हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स भी देखा हुआ था। तो आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हमारे क्या क्या टाइप्स के होते हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर भी कर दो अपने कॉलेज फ्रेंड्स जो कि आपके स्कूल में है, डिफरेंट स्कूल्स में है, डिफरेंट सिटीज में। ठीक है, चलिए तो नाउ वी विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए, अगर हम लोग बात करें बायोलॉजी में, होम्योस्टैसिस एक वर्ड होता है। होम्योस्टैसिस का मतलब है आपकी जो बॉडी है वो आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट बनाने की कोशिश करती है। पीएच हो गया बॉडी का, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर, बाकी सारी चीजें। तो इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि जब कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में आता है तो हम कहेंगे वो इंटरैक्ट नहीं करेगा। जैसे कि हम बात करें, दो ब्लॉक्स हैं, दोनों का टेम्परेचर अगर मैं सेम कर दूं, मान लो या इनिशियली मान लो एक ब्लॉक का टेम्परेचर 40 डिग्री था, दूसरे ब्लॉक का टेम्परेचर 30 डिग्री था, तो दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर होगा जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। लेकिन अगर दोनों का टेम्परेचर मैं ऑलरेडी बराबर कर दूं तो वहां पर उन दोनों के बीच में कोई भी ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं होगा। रीजन क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है, तो अब उनके बीच में कोई भी हीट का ट्रांसफर यहां पर नहीं होगा। तो आई होप ये एक ब्रॉड सेंस में आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए इक्विलिब्रियम बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल, एक होता है न्यूट्रल। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब देखिए, जैसे मान लो ऐसा कोई एक बाउल है, ठीक है, एक ऐसा बाउल रखा हुआ है, इसमें एक बॉल इस तरीके से यहां पर रखी हुई है। इस तरीके से एक बॉल मैंने यहां पर रखी हुई है। अगर मैं इस बॉल को यहां से डिस्प्लेस करके मान लो यहां लाता हूं और छोड़ देता हूं, तो ये ऐसे ऐसे कुछ देर ऑसिलेट करेगी और अल्टीमेटली ये यहीं पर आ जाएगी। मतलब इसकी ये क्या हो गई, स्टेबल पोजीशन हो गई। दिस इज कॉल्ड एज द स्टेबल पोजीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉल। तो यहां से आप समझ जाओगे कि दिस इज नथिंग बट इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए, बी और सी। अब अगर मैं बात करूं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, मान लो इस बाउल को मैंने ऐसे अपसाइड डाउन रख दिया और ये बॉल जो है अब इसके ऊपर मैंने रख दी। ठीक है, बॉल अब मैंने इसके ऊपर ऐसे रख दी और अगर बॉल को मैं जरा सा भी डिस्प्लेस करूंगा, मान लो अगर मैं यहां डिस्प्लेस करूंगा तो यहां गिर जाएगी, यहां डिस्प्लेस करूंगा तो यहां गिर जाएगी, और इसमें क्या है, कहीं भी डिस्प्लेस करो लेकिन अल्टीमेटली आएगी यहीं पर। लेकिन यहां इस पर्टिकुलर पोजीशन में होगा क्या, ये बॉल या तो यहां गिर जाएगी या तो यहां गिर जाएगी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पर इसका क्या एग्जांपल है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, मान लो एक स्ट्रेट ऐसे है, प्लेट पे मैंने बॉल को रख दिया। ठीक है, ये आपकी एक बॉल है, ये ऐसे रखी हुई है। अगर मैंने इसको ऐसे पुश किया तो रोल करके दूसरी जगह पहुंच जाएगी। तो अल्टीमेटली सेंस कहने का यही है कि ये इसका हो गया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये हो गया मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो देयर आर बेसिकली थ्री कैटेगरीज ऑफ इक्विलिब्रियम, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम अलग होते हैं। ठीक है, आपका थर्मल इक्विलिब्रियम अलग होता है। ठीक है, थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल। ठीक है, अभी हम इन तीनों के बारे में भी डिस्कस करते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दीज थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो अगर मैं देखो यहां पर बात करूं थर्मल इक्विलिब्रियम की, तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने आपको बताया कि अगर दो ब्लॉक्स हैं, ठीक है, दो आपके पास ब्लॉक्स हैं और दोनों का मान लो टेम्परेचर सेम है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये भी ब्लॉक है आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, तो क्या इन दोनों के बीच में हीट का ट्रांसफर होगा? नहीं, इन दोनों के बीच में हमारे हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। रीजन क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों ही हमारे जो हैं वो सेम थर्मल स्टेट पर आ गए। ठीक है, एक सेकंड,
दोनों ही जो है हमारे वो सेम थर्मल स्टेट पर आ गए हैं, तो दोनों के बीच में कोई भी अब हीट का ट्रांसफर यहां पर नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि इनके बीच में क्या आ गया, इनके बीच में आ गया है थर्मल इक्विलिब्रियम। अब दूसरी बात करें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की अगर बात करें, मान लो इस तरीके से एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक पर राइट में मैंने एक फोर्स लगाया 5 न्यूटन्स का, ठीक है, और लेफ्ट में भी मैंने उतना ही फोर्स लगा दिया 5 न्यूटन्स का, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट ना ही राइट में मूव करेगा ना ही लेफ्ट में मूव करेगा, एज इट इज अपनी पोजीशन पे रहेगा, तो हम कहेंगे यहां पर कोई भी फोर्स का इंबैलेंस नहीं है, यहां पर कोई हीट का इंबैलेंस नहीं है, यहां पर कोई फोर्स का इंबैलेंस नहीं है, तो हम कहेंगे दिस पोजीशन या दिस कॉन्फ़िगरेशन विल बी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ये हो गया आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। थर्ड अगर बात करें केमिकल इक्विलिब्रियम की, थर्ड अगर हम बात करें केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो आपने इन जनरल ये ऐसे रिएक्शंस पढ़े होंगे, ठीक है, AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। तो यहां पर जब आपका केमिकल इक्विलिब्रियम होगा, इसका मतलब होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब जितनी तेजी से रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उतनी तेजी से आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों ही जो रेट है, फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स कंज्यूम होंगे, बैकवर्ड रिएक्शन मतलब यहां पर क्या हो रहा है, आपके प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, तो जितनी तेजी से रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे हैं उतनी तेजी से यहां पर आपके प्रोडक्ट्स भी फॉर्म हो जाएंगे। तो एक सिचुएशन पे आके आपका केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आके आपका केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। उस पर्टिकुलर पोजीशन में हम कहेंगे यहां पर हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया, तो कोई भी केमिकल इम्बैलेंस नहीं रहेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, कोई भी केमिकल इम्बैलेंस नहीं रहेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक यहां पर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये हम लोग बोलते हैं 2 डायमेंशनल में, 2D में, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है, इसे सेंट्रॉइड भी बोला जाता है 3 डायमेंशनल टर्म्स में। ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंट्रॉइड दोनों ही नाम होते हैं। बात डिफरेंस कहां आता है, सेंट्रॉइड वर्ड हम यूज करते हैं 3 डायमेंशन में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूज करते हैं 2 डायमेंशन। तो सबसे पहले अगर बात करें कि जब भी किसी हम प्रोडक्ट को या कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें जो मास होता है इस प्रोडक्ट का वो यूनिफॉर्मली कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो यूनिफॉर्मली कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। जैसे मैं बात करूं ये पेपर, ठीक है, इस पेपर को अगर आप लाइट में देखो, इस पेपर को अगर आप ऊपर लाइट में देखो तो आपको दिखेगा कहीं जगह हमें डार्क पैचेस दिख रहे हैं, कुछ जगह हमें लाइट पैचेस दिख रहे हैं। तो जहां पर डार्क पैचेस है वहां पर मास का एक्यूमुलेशन ज्यादा है, कहीं पर जहां पर लाइट पैचेस है वहां पर हमारे मास का एक्यूमुलेशन नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है जिस भी प्रोसेस से इस पेपर को बनाया गया होगा उस प्रोसेस में कुछ ना कुछ कमी रही होगी। आपको पता है कोई भी चीज 100% एफिशिएंट नहीं होती, तो यहां पर इस प्रोसेस की इनएफिशिएंसी के कारण जो हमारा कंपोनेंट बना उसमें भी मास का क्या हुआ, 100% यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, मास इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। मास कभी भी किसी बॉडी में पूरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, कुछ जगहों पर ज्यादा मास कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, कुछ जगहों पर कम हो जाएगा, ठीक है। ये किस वजह से होता है, ये बेसिकली इस वजह से होता है कि आप जिस भी कंपोनेंट या मतलब जिस भी मशीन से एक कंपोनेंट को बना रहे हैं उस मशीन में कुछ लॉसेस हैं, उस मशीन में आपकी इनएफिशिएंसी है, ठीक है। ये हो गया। अब यहां पर हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं वेट। वैसे तो मैंने ऑलरेडी ये चीज आप लोग को पहले बता दी है। तो वेट क्या होता है, वेट इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। पहली बात ये क्या है, ये एक फोर्स है जिससे अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है।
अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब इसकी यूनिट क्या होती है? वेट की यूनिट होती है न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स है। ठीक है, वेट इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू जी। अब मैंने आपको बताया था मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, बट जी कैन चेंज। जी आपका चेंज हो सकता है। जैसे कि आपकी पोल्स पे बात करें, पोल्स पर हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पे मिनिमम होता है, सेंटर ऑफ द अर्थ पे 0 हो जाता है। ये ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। ठीक है, चलिए अब यहां पर बात करें तो आपका जो वेट है वो क्या कहां एक्ट करता है? ये एक्ट करता है आपका वर्टिकली डाउनवर्ड्स। कहां इसका डायरेक्शन होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, किसी जैसे मान लो इस ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, इस ब्लॉक की बात करूं तो इस ब्लॉक के सेंटर से, ठीक है, इस ब्लॉक के सेंटर से वर्टिकली डाउन क्या एक्ट करेगा? आपका वेट। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है दिस इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ दिस ब्लॉक। ठीक है, अभी हम लोग इसके और डीप में जाएंगे कि सेंटर, सेंट्रॉइड और बाकी सारी चीजें अभी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो वो पॉइंट जहां से आपका वेट एक्ट नीचे कर रहा है, इसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसी को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये जरूरी नहीं है कि आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के एग्जैक्ट सेंटर पे ही लाई करे। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, मे और मे नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मे और मे नॉट लाई एट द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ बॉडी। ये जरूरी नहीं है कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बॉडी के एग्जैक्ट सेंटर पे ही लाई करे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपका ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बॉडी के एग्जैक्ट सेंटर पे ही लाई करे। ठीक है, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। ठीक है भाई, चलो, तो ये यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बॉडी के सेंटर पे लाई करे, वो कहीं पे भी लाई कर सकता है। अभी कुछ हम लोग ऐसे आगे एग्जांपल्स देखेंगे जहां पर सेंट्रॉइड, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बॉडी का, वो जरूरी नहीं है कि बॉडी के एग्जैक्ट सेंटर पे ही लाई कर रहा होगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें, प्लेन की बात करें, ठीक है, जैसे ट्रायंगुलर, लैमिना, रेक्टेंगल, सर्किल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, उनकी बात करें तो वहां पर हम उसको बोलेंगे कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन अगर मैं बात करूं एक स्फीयर, स्फीयर एक आपका 3 डायमेंशनल बॉडी है, तो वहां पर मैं उसके सेंट्रॉइड की बात करूंगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है, बस बोलने वाला डिफरेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड के बीच में। ठीक है, चलो अब हम लोग डिफाइन करते हैं हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है। ठीक है, नाउ लेट अस डिफाइन व्हाट इज द COG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सबसे पहले बात करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बच्चों हमारा वो पॉइंट है जिसके अबाउट एल्जेब्राइक सम ऑफ द मोमेंट्स इज 0 एंड द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी कैन बी कंसिडर्ड टू एक्ट एट दैट पॉइंट। अब मान लो मेरे पास इस तरीके से कुछ बॉडी है। ठीक है, अब आपको पता है इस बॉडी में जो मास है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो मान लो यहां कोई मास है विच इज एक्टिंग लाइक दिस। मान लो W1 एक वेट हो गया, यहां वेट हो गया मान लो W2। ठीक है, ये मान लो है आपका सेंटर W, जहां से W एक्ट कर रहा है। W इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब सॉरी, दिस इज C इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये मान लो हो गया आपका W3, ये मान लो हो गया आपका W4, ये हो गया मान लो आपका W5। ठीक है, ये हो गया मान लो आपका W5। ठीक है, अब होगा क्या, मैंने आपको बताया सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी बॉडी का वो पॉइंट है जिसके अबाउट आपकी एल्जेब्राइक मोमेंट्स क्या हो जाती हैं, सब कैंसिल हो जाती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है, अगर मैं लूं समेशन, इस साइन का मतलब होता है समेशन, समेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट C। समेशन ऑफ मोमेंट्स मतलब सारी मोमेंट्स को हम सम करेंगे अबाउट C। तो यहां पर कुछ क्लॉकवाइज मूवमेंट मिलेगी, कुछ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मिलेगी। अब देखो W5, W4 और W3 के अबाउट कैसी मूवमेंट मिलेगी, क्लॉकवाइज।
W2 एंड W1 के अबाउट कैसी मूवमेंट मिलेगी, इस पॉइंट के अबाउट कैसी मूवमेंट मिलेगी, एंटी क्लॉक। तो W1 एंटी क्लॉक घुमाने की कोशिश करेगा, W2 एंटी क्लॉक घुमाने की कोशिश करेगा, ये तीनों इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे अबाउट द पॉइंट C। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो जाता है, दिस वुड बी 0। ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट आपके मोमेंट्स का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये W1, W2, W3, W4, W5 क्या है, आपको पता है, ये बॉडी के डिफरेंट रीजन्स के यहां पर हम लोगों ने क्या ले लिए, वेट्स ले लिएंगे। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट अबाउट विच द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स विल बिकम 0। और ये जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी बॉडी के एग्जैक्ट सेंटर पे ही लाई करे, दिस इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, ये कोई यहां पर नेसेसरी बात नहीं है। अब मैं यहां बना देता हूं, देखो ये वाला जो है ये कैसी मूवमेंट देगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका क्लॉकवाइज, ये आपका क्लॉकवाइज, और ये भी कैसी मूवमेंट देगा, क्लॉकवाइज। तो यहां पर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगाएंगे, समेशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स विल बी इक्वल टू द समेशन ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स अबाउट दिस पॉइंट विच इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये पॉइंट है जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है भाई, चलो, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब हम देखते हैं यहां पर कुछ सिंपल फिगर्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके कहां पर लाई करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एक ट्रायंगल की, लैमिना की, ट्रायंगुलर लैमिना, लैमिना मतलब एक प्लेट होगी, ट्रायंगुलर प्लेट होगी, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लाई करेगा, इसके मीडियंस के इंटरसेक्शन पे। एक मीडियन ये हो गया, एक मीडियन ये हो गया, एक सेकेंड, तो मीडियंस आपको पता है, ठीक है, ये हो गए। तो इसके मीडियंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, इसके मीडियंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट होता है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर अ ट्रायंगुलर लैमिना। ये आपका ट्रायंगुलर लैमिना है एबीसी, एबीसी ट्रायंगुलर लैमिना। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इस पर्टिकुलर फिगर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लाई करेगा, तो क्या लिखेंगे, एट द इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, जिस पॉइंट पर मीडियंस इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर लाई कर जाएगा। ठीक है, सेकंड अगर बात करें एक रेक्टेंगुलर लैमिना की, एक रेक्टेंगुलर लैमिना की, तो यहां पर कहां लाई करेगा, सिंपली इसके डायगोनल्स जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पर। ये मान लीजिए आपका रेक्टेंगल है ए बी सी डी, तो जिस पॉइंट पे डायगोनल्स इसके इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पर लाई कर जाएगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में भी वहीं पर होगा, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। ये हो गया, दिस इज ए बी सी डी, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, रोम्बस की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग बात करें रोम्बस की, तो रोम्बस में भी कहां पर लाई करेगा, एट द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स पे लाई करेगा। ये आपका ए बी सी डी और ये हो गया जी, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, ये हो गया। अब और यहां पर बात करें एक रेक्टेंगुलर स्केल की, ठीक है, यहां पर चलिए बात करते हैं एक रेक्टेंगुलर स्केल की। तो रेक्टेंगुलर स्केल में कहां पर लाई करेगा, रेक्टेंगुलर स्केल में कहां पर लाई करेगा, ये आपका लाई करेगा बच्चों उसके सेंटर, मतलब उसके स्केल के सेंटर पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं इसको रब कर दे रहा हूं, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर स्केल है, से मान लो मीटर रूल है, मान लो 1 मीटर रूल है, तो यहां पर इसके 50 सेंटीमीटर मार्क पे लाई करेगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, फिर अगर बात करें एक सिलेंड्रिकल रॉड की, इस तरीके की एक हमारे पास सिलेंड्रिकल रॉड हो गई। ठीक है, सिलेंड्रिकल रॉड के कहां लाई करेगा, सिलेंड्रिकल रॉड के
सेंटर पे, यहां पे लाई करेगा जी। ठीक है, सिलेंड्रिकल रॉड पे कहां लाई करेगा? मिड पॉइंट पे, इसके सिलेंड्रिकल रॉड हो गई, इसके मिड पॉइंट पर यहां पर लाई कर जाएगा। अब सर आपने तो ये बताया कि जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट सेंटर पे लाई करें। अभी तक आपने जितने डायग्राम बनाए उसमें तो सब में सेंटर पे लाई कर रहा था। तो अब बच्चों हम लोग वो भी एग्जाम्पल देख लेते हैं जहां पर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके एग्जैक्ट सेंटर पे ना लाई करके कहीं बाहर लाई करता है बॉडी से। जैसे कि हम बात करें, कुछ हम लोग के इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में ये एल ऐसे सेक्शंस यूज होते हैं, एल सेक्शन। ठीक है, तो ये एल सेक्शन जो होता है इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो आपकी बॉडी के बाहर लाई करता है जी। यहां पर इस एल सेक्शन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो आपकी बॉडी के कहां लाई करेगा? बाहर लाई करेगा, यहां पर। ठीक है, तो ये वाले सेक्शन का मिड पॉइंट, ये वाले सेक्शन के मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइंस के इंटरसेक्शन पे एक्चुअली ये हमारा लाई कर जाएगा। ये होता है एल सेक्शन बीम। दिस इज एल सेक्शन बीम। ठीक है, बीम। फिर एक होता है हमारा टी सेक्शन बीम, एक होता है हमारा टी सेक्शन बीम। ठीक है, अब टी सेक्शन बीम में कहां लाई करता है? टी सेक्शन बीम में अप्रोक्सीमेटली कहीं यहां पर लाई करता है। ठीक है, यहां एग्जैक्टली नहीं लाई कर रहा, यहां नहीं लाई कर रहा। ठीक है, तो ये चीज यहां पर है आपकी टी सेक्शन बीम, टी सेक्शन बीम। तो टी सेक्शन बीम में भी एग्जैक्ट सेंटर पे लाई नहीं कर रहा है और आपके एल सेक्शन बीम में भी एग्जैक्टली सेंटर पे लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, यहां पर एक नोट पॉइंट है, एक नोट पॉइंट है फॉर सिमेट्रिकल फिगर्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, लाइज एट द इंटरसेक्शन it lies at the intersection of x and y कोऑर्डिनेट्स। तो x और y कोऑर्डिनेट्स के इंटरसेक्शन पर, इसके मिड पॉइंट पर यहां पर आपका लाई करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर सिमेट्रिकल फिगर्स। ठीक है, फॉर सिमेट्रिकल फिगर। अब जैसे मान लो एक सर्किल ड्रॉ करूं अगर मैं, ठीक है, तो ये y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, ये आपके x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वहां पर लाई कर जाएगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वहां पर लाई कर जाएगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है भाई, चलो अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, वो इस लेसन का लास्ट मतलब होगा इस पर्टिकुलर लेक्चर का, कि एक ह्यूमन बॉडी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर लाई करती है। ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लाई करती है? वेयर डज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग लाई? ठीक है, तो इसका आंसर कुछ लोग कहेंगे जो हमारी नाभि होती है। ठीक है, ठुड्डी तो चलो कॉमन लैंग्वेज हो गई, नाभि में लाई करती है। एक्चुअली नाभि में लाई नहीं करती, हमारा जो पेल्विक गर्डल होता है, जो हमारा हिप्स जिसमें है और जो हमारा पेल्विक रीजन है, वहां पर लाई करता है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग लाइज इन द पेल्विक रीजन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहां पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग को पढ़ना है। तो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे यूसीएम, दैट इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हमारे चैनल को देखते रहिए, वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।